नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और ये है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। लाइव शो में आप पहचाने गए होंगे जाने माने क्रिकेटर, दिग्गज कोच, क्रिकेट समीक्षक संदीप भाई साहब हमारे साथ हैं। श्री संदीप जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देखने सुनने वालों को नमस्कार। और जब आदरणीय संदीप जोशी जी साथ में है तो आप समझ ही गए हैं कि बात होगी क्रिकेट की। और क्रिकेट की बात यह है, सभी लोगों का इंटरेस्ट इस समय बेंगलुरु टेस्ट में है, जहां न्यूजीलैंड के सामने भारतीय टीम है और बड़ा गजब का ये टेस्ट मैच चल रहा है। अभी तक क्या स्थिति है ये मैं एक बार संक्षेप में बता देता हूं। इसके बाद भाई साहब से समझेंगे कि आखिरी दिन जो कल का दिन होगा रविवार का, क्या स्थिति हो सकती है। क्या भारतीय टीम चमत्कार करेगी जैसा दूसरी पारी में किया है? क्या जीत हासिल कर पाएगी? न्यूजीलैंड की टीम जीतेगी? मौसम जीतेगा जहां बारिश की वजह से और खराब रोशनी की वजह से आज का खेल जल्दी खत्म करना पड़ा और पहले दिन कोई खेल नहीं हो पाया? या फिर ये मैच बेनतीजा खत्म हो जाएगा? सारी सूरतें अभी मौजूद है। दिखा देते हैं आपको हाल क्या है। बेंगलुरु में भारत ने न्यूजीलैंड को 107 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने अपने आखिरी जो 7 विकेट है वो 54 रन पर गंवा दिए। और चौथा विकेट जब भारत का दूसरी पारी में गिरा था तो 408 रन का भारत का था उस समय। और ये माना जा रहा था कि 500 साढ़े 500 रन तक भारतीय टीम पहुंच सकती है, लेकिन हो नहीं पाया। 462 रन पर भारतीय टीम आउट हो गई, ऑल आउट हो गई। और आगे की स्थिति क्या है जरा आपको स्कोर कार्ड एक बार हम बता देते हैं। भारत ने पहली पारी में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा था, जहां 5 बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल पाए थे और 46 रन पर पूरी टीम आउट हो गई थी। न्यूजीलैंड ने गेंदबाजों ने पहले अच्छा प्रदर्शन किया, फिर रचिन की अगुवाई में बल्लेबाजों ने दम दिखाया। 402 रन बनाए पहली पारी में, 356 रन की भारत पर लीड ली। और भारत ने दूसरी पारी में जब वो खेलने के लिए आए भारतीय टीम, तो कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, इन्होंने पहले दम दिखाया। उसके बाद विराट कोहली, जिस चीज के लिए वो मशहूर है, और गौतम गंभीर ने इस टेस्ट के पहले कहा था कि अभी भी रनों की भूख बाकी है, तो विराट कोहली ने वो रनों की भूख दिखाई। उसके बाद सरफराज और ऋषभ पंत, लेकिन इसके बाद कोई बल्लेबाज चल नहीं पाया और 462 रन पर पूरी की पूरी टीम आउट हो गई। और सरफराज खान जो कि एक बड़े स्टार बन गए, चौथा ही टेस्ट मैच खेल रहे हैं, 195 गेंद में 150 रन की पारी खेली, 18 चौके 3 छक्के। भाई साहब से इनके बारे में खास तौर पर हम बात करेंगे। ऋषभ पंत, ये तो चमत्कारी व्यक्ति हैं ही, लगातार इनके बारे में हम बात करते हैं। 1 रन से अपना शतक चूक गए, 7वां शतक होता टेस्ट मैच में, 36वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं। 99 पर आउट हुए। सबको याद आ गया कि 2012 में महेंद्र सिंह धोनी भी इंग्लैंड के खिलाफ 99 के स्कोर पर आउट हो चुके हैं। कुल 105 गेंदें खेली, 9 चौके 5 छक्के। इनके बारे में भी पूछेंगे संदीप भाई साहब से, कैसी इनकी पारी थी, क्या अंदाज था, किस लिए इनको याद किया जाए। और विराट कोहली, जिन्होंने 9000 रन पूरे किए, 70 रन की पारी खेली, कल मैच की आखिरी गेंद पर आउट हुए। बेहतरीन प्रदर्शन इनका भी रहा, सवालों के घेरे में थे। लगभग 2 साल से कोई बड़ी टेस्ट इनिंग नहीं खेली थी, लेकिन आलोचकों को जवाब दिया। बेंगलोर में बड़ी अच्छी शानदार पारी इन्होंने खेली। पहली इनिंग में खाता नहीं खोल पाए थे, 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन दूसरी इनिंग में इन्होंने भरपाई की। रोहित शर्मा कप्तान, जिन्होंने सेकंड इनिंग में एक तरीके से भारत की पारी को बिल्ड करने के लिए बड़ा योगदान दिया, 63 गेंद में 52 रन बनाए, 8 चौके और 1 छक्का। और रोहित शर्मा इसी तरह की पारियां खेलने के लिए मशहूर है, कप्तान के तौर पर आगे बढ़कर वो टीम को सहयोग देते हैं। और जो साझेदारियां हुई सरफराज और पंत की, 177 रन की साझेदारी, 211 गेंदों में ही ये साझेदारी आ गई और इसने ही एक तरीके से मैच का रुख बदला। विराट और ये सरफराज, इसमें गलती से नाम लिखा हुआ है, लेकिन ये नाम है पंत और सरफराज। तो ये इन दोनों ने, जिसमें सरफराज ने 80 रन का योगदान दिया था और पंत ने 89 रन बनाए थे साझेदारी में। विराट और सरफराज की यहां हम बात कर रहे थे, 136 रन इन दोनों ने भी जोड़े थे। और शुरुआत की थी रोहित शर्मा और जायसवाल ने, जिन्होंने 72 रन पहले विकेट के लिए जोड़ा था। तो ये अभी तक की मैच की स्थिति है। भाई साहब, अब मैं सीधे, क्योंकि लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी नजर में क्या है। क्या न्यूजीलैंड की तरफ झुक गया है मैच, या बैलेंस है, पड़ला अभी बराबर है, भारत कुछ चमत्कार कर सकता है? क्योंकि बड़ी उम्मीद है। भारत ने
अपने आखिरी 7 विकेट 54 रन पर गंवा दिए हैं। पहली इनिंग में 46 रन पर आउट हो गई थी पूरी टीम। तो क्या भारतीय गेंदबाज इससे इंस्पिरेशन लेंगे या 106 रन उनको कम लग रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं यहां से? देखिए वात्सल्य जी, हार जीत तो दोनों टीमों के लिए वो बात की बात है, वो कल तय होना है। लेकिन इस अद्भुत खेल का जो परिस्थिति, मौसम, पिच और का जो खेल चल रहा है, वो देखने का इस इतना अद्भुत आनंद आ रहा है कि अपन टेस्ट क्रिकेट को जिस रूप में कभी अपन ने सुना था, देखा था, वो लगातार बदलता रह रहा है। और वही जीवन की और इस खेल की सबसे बड़ी खूबी है। तो इसलिए अपन कल की बात तो कल पे आएंगे, थोड़ा आगे आएंगे। लेकिन अभी मैं एक जो पूरा दिन, पहला दिन जो टेस्ट क्रिकेट का, बेंगलोर टेस्ट का बारिश में धुला, उसके बावजूद अभी भी तीसरे दिन, चौथे दिन के बाद पांचवें दिन का खेल का जो रोमांच बना हुआ है, वो बिल्कुल वाकई देखते ही बनता है। अब इसमें अपन बहुत सारी चीजें लेके आ सकते हैं, लेकिन एक जो चीज अपन पूरे अपने इस कैपिटल हेडलाइंस के वार्तालाप में करते आए हैं, साझेदारियां। खेल में साझेदारियां कितनी जरूरी हैं, वो जो एक अपन ने थ्रू आउट क्रिकेट के उसमें, एक दिवसीय हो, 20 हो या ये टेस्ट क्रिकेट हो, इसमें साझेदारियां जितनी जरूरी हैं और जितनी महत्वपूर्ण रहती हैं, वो इस खेल को अपनी महानतमता पे ले जाता है। अब पहले दिन पे अगर आप आते हैं तो बारिश से धुला, उसके बाद अगले दिन, दूसरे दिन टेस्ट मैच की शुरुआत हुई, तो उसमें हेनरी और रूक की साझेदारी गेंदबाजी में, उसने अपने को 46 रन पे ही सिमटा दिया। जो भी उस पिच पर ओस रही होगी, नमी रही होगी, इतनी बारिश होने के बाद, मौसम मानसून का जाने को है, लेकिन फिर भी जा नहीं रहा है। तो वो चीज देखते हुए जो पहले दिन 46 पर भारतीय टीम सिमटी और हेनरी और रूक की तेज गेंदबाजी ने न्यूजीलैंड को इस मुकाम पे पहुंचा दिया था पहले दिन के अंत तक, के भारतीय टीम ये मैच बचा भी पाएगी कि नहीं। हारना तो लगभग 90% तय था उस दिन, लेकिन फिर अगले दिन हालात बदले। न्यूजीलैंड ने अच्छी बल्लेबाजी करी और 402 रन का स्कोर खड़ा किया। जो भी मैं देखता हूं कि जो वो अच्छी उन्होंने शुरुआत की थी, उसमें भी अपनी गेंदबाजी ने एक अच्छा माहौल बनाया और अपन ने उनको 402 पर समेटा। लेकिन उसके बावजूद भी अपने को 46 रन की जो जिस पे अपन आउट हो गए थे, वो अपने को खल रही थी। लेकिन उसके बाद फिर साझेदारियां बनती गई और भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आई। तो जो आज जो जो बल्लेबाजी हुई, और फिर उसके बाद कल जो विराट कोहली और सरफराज की साझेदारी ने अपने को, भारतीय टीम को वापस खेल में लाए, रोहित की और जायसवाल की। तो इन सबको देखते हुए अब अपन आज, क्योंकि इस बात कर रहे हैं इस टेस्ट के बारे में, तो आज का अगर अवलोकन अपन करें तो अपन जिस स्थिति में है, वो उसका फैसला तो कल शाम को होना है। लेकिन अपन ये तय मान सके अभी भी इस टेस्ट मैच में अद्भुत संभावनाएं की संभावना है। यानी कि अपन 107 रन पर भी न्यूजीलैंड को आउट कर सकते हैं। पिच में देखा जाए तो सभी के लिए बहुत कुछ है और गेंदबाजों के लिए भी कुछ ना कुछ रहेगा। लेकिन मैं जो देखता हूं वो ये कि तेज गेंदबाजों से ज्यादा अपने स्पिनर कल क्या दिखाएंगे दमखम, वो एक चीज देखना बहुत जरूरी रहेगा। जी वात्सल्य जी। जी भाई साहब, बहुत सारे लोग याद दिला रहे हैं कि 2003-4 की सीरीज थी जब
यहां पर ऑस्ट्रेलिया दौरा कर रही थी, मुंबई में टेस्ट मैच था और यही स्कोर था 107, आइडेंटिकल सेम स्कोर था 107 रन का। मुरली कार्तिक का वो स्पेल लोग याद कर रहे हैं। सौरव गांगुली उस मैच में कप्तानी करने नहीं आए थे और कप्तान उस समय थे राहुल द्रविड़, जिन्हें पार्ट टाइम कप्तानी उन्होंने की। और मुरली कार्तिक इतने बड़े स्पिनर नहीं थे जितने अनिल कुंबले या हरभजन थे या आज की तारीख में रविचंद्रन अश्विन या रविंद्र जडेजा हैं, लेकिन अकेले मुरली कार्तिक ने विश्व विजय करके जो आई थी टीम ऑस्ट्रेलिया की, उसको आउट कर दिया था और भारत ने वो मैच जीत लिया था। और लोग याद दिला रहे हैं कि जब न्यूजीलैंड के गेंदबाज, जो कि श्रीलंका में फेल थे, इनके बैट्समैन भी फेल थे, जब वो ये कमाल कर सकते हैं तो भारत के पास तो बुमराह है, अश्विन है, रविंद्र जडेजा है। तो भारत को एक पॉजिटिव माइंडसेट जो सेकंड इनिंग में भारत ने दिखाया जब मैच से बिल्कुल बाहर हो गए थे, तो उसके बाद उस माइंडसेट से इंडियन टीम को खेलना चाहिए और समझना चाहिए कि हम ये मैच अभी जीत सकते हैं, हारा हुआ नहीं है ये मैच। देखिए, ये तो दोनों टीमें मान रही हैं कि दोनों जीत सकती हैं। और आपने बात करी उस मुंबई टेस्ट मैच की, तो वो तो बिल्कुल अखाड़ा पिच था। मतलब वहां पर कोई भी गेंद फेंकता तो वो सीधी नहीं जाती थी, वो तो स्पिन ही होनी थी। तो उस श्रृंखला को अपने को तो ये देखना चाहिए कि उसके अगले 2 टेस्ट क्या हुए थे, और वो महानतम श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है भारतीय क्रिकेट की। तो वो तो ठीक है, लेकिन ये जो बेंगलोर का पिच है, ये उस तरह अखाड़ा नहीं है। तो अपने को ये चीज देखनी पड़ेगी कि उस पिच पर 107 रन अपन कैसे बचा पाते हैं, क्योंकि एक एक रन बहुत कीमती होने वाला है। अगर एक एक रन बनाने की क्षमता न्यूजीलैंड दिखाएगी तो इस पिच पे कुछ भी हो सकता है। मतलब इस पे ये है कि अपन इसके बारे में पिच क्या हो सकती है वो कहना बहुत कठिन है, लेकिन ये जरूर पक्का है कि दोनों टीमें आज ये मानकर सोएंगी कि कल वो दोनों जीत सकती हैं। और जहां तक अगर फिर भी अपन इस पे बात करें तो परसेंटेज देखें तो मेरा ये अपना मानना है कि 70-30 का परसेंटेज न्यूजीलैंड की तरफ है। लेकिन उसके बावजूद 30 का जो अंतर है, 30% का जो अंतर है, वो इस अद्भुत खेल में बहुत बड़ा होता है। जी 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 बिल्कुल। तो और भारत को वो मौका भी भाई साहब जिस प्लेयर ने दिया है, उसकी मैं बात आपसे करना चाहूंगा, सरफराज। इनका जी जो योगदान है, इनके बारे में जरूर आप बात करना चाहेंगे। जिस तरह का खेल सरफराज ने दिखाया, जिस तरह का इन्होंने जलवा दिखाया, जो इनका कौशल है, इनसे जूनियर मुंबई में यशस्वी जायसवाल बड़े स्टार बन चुके हैं, भारतीय क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं। और ये मुंबई की जो परंपरा को आगे बढ़ाने वाले प्लेयर हमेशा से माना जाता था। जब हैरी शील्ड में इनका नाम हुआ था सरफराज का, और चौथा ही टेस्ट मैच खेल रहे हैं और सरफराज ने दिखाया कि हाँ, वो दम है इनके अंदर, वो जलवा है जिसके लिए इनको याद किया जाता है, जिसके लिए इनको बात की जाती है। चौथा टेस्ट मैच खेल रहे हैं, 150 रन की पारी, सिर्फ 195 गेंद, 18 चौके, 3 छक्के, 2 बड़ी बड़ी साझेदारियां। जब ऐसा कोई प्लेयर खेलता है तो क्या कहेंगे आप उसके बारे में? देखिए वासली जी, जब आपका फोन आया कि अपन टेस्ट के बारे में बात करें, तो मैं अपना कंप्यूटर लेकर उस पर लिखने ही बैठा था। और मेरी जो जो उसका शीर्षक मेरे मन में आ रहा था, जिस पर फिर मैं आगे बढ़ाने की सोच रहा था, वो था कि अभय के पंत और निर्भयता के सरफराज। वाह, तो अभय पंत और निर्भय सरफराज, ये शीर्षक में पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसी बीच मामला पलटा, जो कि टेस्ट क्रिकेट में बिल्कुल हो सकता है, होता आया है, और वही हुआ। सरफराज आउट हुए, फिर किस्मत के ने साथ पंत का नहीं दिया, पंत आउट हुए, और फिर 54 रन के अंदर, जैसा आपने अभी दिखाया कि 54 रन के अंदर अपनी 7 विकेटें आउट हो गई। और ऐसा होता है, टेस्ट क्रिकेट की यही तो अद्भुत अनिश्चितताएं हैं जो इसको महान खेल बनाती हैं। लेकिन इसको मैं
थोड़ा राजनीति के और उस पे ले जा रहा था, लेकिन अपन उस पर अभी नहीं जाएंगे, जो मेरा शीर्षक था वो। लेकिन इस पर जाएंगे कि सरफराज ने पिछले कुछ सालों में जो भारतीय प्रथम श्रेणी क्रिकेट में जो अद्भुत अपने खेल, अपने मनोबल, अपनी कर्मठता का परिचय दिया है, वो काबिले तारीफ है। और वो यहाँ पे भी होना ही था, क्योंकि वो जिस लय में अपनी धुन में और लय में खेलते हैं, वो आप इनका प्रथम श्रेणी का क्रिकेट आंकड़े निकाल लीजिए, इन्होंने कभी ऐसा नहीं रहा कि कभी मुंबई को जीतने के लिए स्थिति में नहीं पहुंचाया। इन्होंने अभी मतलब 15-20 दिन पहले ही एक 200 रन का मुंबई के लिए खेला है। और उसके बावजूद आप ये सोचो कि ये मुंबई से किसी कारणवश गुस्सा होकर यूपी भी चले गए थे, और यूपी में भी अच्छा करके फिर वापस मुंबई आए, और फिर मुंबई में जगह बनाई अपनी, और फिर मुंबई के लिए लगातार रनों का अंबार लगाए बैठे हैं। उनका भारतीय क्रिकेट के लिए खेलना एक माना जाए कि शुभमन गिल अस्वस्थ थे, इसलिए उनको सरफराज को मौका दिया, लेकिन ये मौका उनका बनता है। उनकी जगह लगातार भारतीय क्रिकेट टीम में बनी रहनी चाहिए थी। लेकिन एक जो शंका सबके मन में लगातार सरफराज को लेकर रही है कि वो तेज गेंदबाजी को कैसे खेल पाएंगे। तो उन्होंने, जैसा एक टेस्ट मैच में पिछले दिनों इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था कि अपनी 2 विकेटें गिरी, और फिर भारतीय टीम में तब राहुल द्रविड़ थे, तब उन्होंने बजाय उनको ऊपर भेजने के जो था, और उनको पीछे करते गए तेज गेंदबाजी से बचाने के लिए, और वो 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए सरफराज। तो उनको तब भी उन्होंने 50 रन किए। तो एक जो सबके मन में रहती है बात, और जिसके कारण उनको हर जगह थोड़ा पीछे रखा जाता है, वो यही कि वो तेज गेंदबाजी कैसे खेलेंगे। लेकिन उसका भी हल उन्होंने इस टेस्ट मैच में करके दिखा दिया कि जब उनको 4 नंबर पर ही भेजा विराट कोहली के बाद, और उन्होंने फिर ये दिखाया कि वो किसी भी परिस्थिति में स्थिति का आकलन करके एक लंबी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। और ये उन्होंने जो अपना लंबा 150 किया, जो शतक, लंबी शतक खेली, इसके वो प्रथम श्रेणी क्रिकेट में आदी रहे हैं। इसलिए सिर्फ देखना ये था कि वो ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी कर पाते हैं कि नहीं। बिल्कुल, उन्होंने उसी दमखम, उसी आक्रामकता और उसी मनोबल और निर्भयता से ये 150 की पारी खेली। और जब वो और पंत खेल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि अपन न्यूजीलैंड को 200 रन की लीड देंगे, और कल सुबह डिक्लेयर करेंगे, और फिर न्यूजीलैंड को दोपहर तक या चाय काल तक निपटा देंगे। लेकिन ये नहीं हुआ। जो अनिश्चितता क्रिकेट की है वो रही ही है, और वही उसका खेल का सबसे बड़ा चरमोत्कर्ष है। तो सरफराज और पंत ने जो आज बल्लेबाजी करी, वो बल्लेबाजी पिछले भारतीय क्रिकेट में किसी युवा बल्लेबाजों ने दिखाई नहीं है। और ये साझेदारी 177 रन की 211 बॉलों में ये भारतीय क्रिकेट को नए पायदान पर लेके जा रही है कि स्थिति परिस्थिति कोई भी हो, हम ऐसा खेल खेलना जानते हैं और खेल के दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल, दोनों लगभग एक ही उम्र के हैं। 26 साल के सरफराज, 27 साल के ऋषभ पंत के पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। 36वां उनका ये टेस्ट मैच है। उनका स्कोर कार्ड हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 105 गेंद में 99 रन बना देते हैं, 9 चौके और 5 छक्के,
और छक्के भी ऐसे, सऊदी के ऊपर तो उन्होंने नई गेंद पर ऐसा छक्का मारा था कि वहां देखने वाले हिल गए, गेंद खो गई और बिल्कुल नई बॉल थी, 35-36 गेंदें फेंकी गई थी और वो गेंद खो गई, जो इनका दमखम नजर आया वहां पर ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत के बारे में ही मैं आपसे भाई साहब समझना चाहूंगा, चोट भी उनको लगी, परेशान हुए, चोट लगी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से वो निकल के आए और जो खेल उन्होंने दिखाया, अद्भुत उनका खेल था। मतलब कॉन्फिडेंस में उनके बात करनी होगी। सरफराज को नई गेंद से जब दिक्कत हो रही थी तो उनके पास जाके उनको समझा भी रहे थे, कुछ बता भी रहे थे। जब सेकंड न्यू बॉल ली गई, एक ऐसा रोल भी निभा रहे थे जहां तेजी से वो रन बना रहे हैं, अपने साथी को बचा रहे हैं और एक प्रेशर भी विरोधी टीम पर बना रहे हैं। और जब वो 99 पर थे, एक टैक्टिस न्यूजीलैंड ने अपनाई, जबरदस्ती टाइम लगाया ओवर चेंज करने में। उनके कप्तान, कोई फील्ड में उन्होंने ज्यादा चेंज नहीं किया, लेकिन टाइम टेकिंग प्रैक्टिस लगी। शायद वही एक तरीका था पंत को रोकने का, जिससे उनका कंसंट्रेशन खत्म हो और वो आउट हो, और अनफॉर्चुनेटली वो आउट भी हो गए। लेकिन ये 99 रन 100 से कम नहीं है। क्या कहेंगे आप इनके बारे में? देखिए वात्सल्य जी, ये माना जाता था कि टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी सामने वाले वी में होती है, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने आज जो बल्लेबाजी करके दिखाई वो बिल्कुल भारतीय क्रिकेट का और दुनिया भर की क्रिकेट का एक्स फैक्टर है। यानी कि जो ये एक्स फैक्टर मैं कैसे बनाऊं, इसमें एक्स फैक्टर ये है कि आगे भी दोनों मारते हैं और पीछे भी उतनी तेजी से मारते हैं। तो सामने वाली टीम के सामने ये जो एक्स फैक्टर की बल्लेबाजी है, ये सिर्फ इन दोनों ने करके दिखाई है। और ये एक नया अध्याय है विश्व क्रिकेट का, जो इन दोनों युवा बल्लेबाजों ने जिस परिपक्वता से वो एक्स फैक्टर की बल्लेबाजी की है, वो काबिले तारीफ है। और वो दुनिया की क्रिकेट मैदान जो है वो पूरा गोलधारे में सबके लिए होता है। लेकिन जो पहले सामने वी की बात थी, अब उसको पंत ने और सरफराज ने एक्स फैक्टर में बदल दिया है। जी जी जी, वाकई। और भाई साहब, मैं एक प्लेयर के लिए और आपसे बात करना चाहूंगा। लंबी चर्चा हो गई है, 20-22 मिनट हो गए हैं, लेकिन उनकी बात किए बिना बात बनेगी नहीं। और उनका नाम है, सब जानते ही हैं, विराट कोहली। बड़ी चर्चा हो रही थी, गौतम गंभीर को बताना पड़ा कि नई रनों की भूख बाकी है, और वाकई उन्होंने दिखाया भूख है। 9,000 रन पूरे कर लिए उन्होंने, और चौथे ही बल्लेबाज हैं। मतलब लक्ष्मण भी वहां तक नहीं पहुंच पाए थे, सौरव गांगुली नहीं पहुंच पाए थे, इनसे पहले केवल सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़। अब ये उस लीग में आ गए हैं और अभी रुकने को तैयार नहीं है। पहली इनिंग में जरूर ये 0 पर आउट हो गए थे, उसके बाद भी बहुत सवाल उठे, लेकिन इन्होंने बताया कि हाँ, अब भी दम है और सेंचुरी भी आएगी, 70 आ गए हैं तो। जी बिल्कुल। विराट कोहली की महानता पर अपने अपन जितनी बात बोलें उतनी कम है। लेकिन जो एक सबसे बड़ी बात देखने को मिली, वो ये कि ये जो 70 रन बना रहे थे, वो किस श्रेय किस कलाकारी से उन्होंने बनाए। और उससे ये साफ देखने को मिला कि 70 रन जो हैं वो उनके उसी कलात्मकता से थे जो पिछले 10 सालों से या 15 सालों से विराट कोहली खेलते आ रहे हैं। और ये भारतीय क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है कि वो अपनी उसी लय में थे और उसी आत्मविश्वास और आक्रामकता लिए हुए थे जो जिसके लिए विराट कोहली बने। तो उनको बहुत बहुत बधाई। और वो कोई उन पे सवाल खड़े करे नहीं जा सकते, क्योंकि ये 100 नहीं हुआ हो बेशक, लेकिन ये 70 रन उनकी उसी कलात्मकता, उसी शैली और उसी आक्रामकता का देखने को अपने को मिली। जी भाई साहब, बड़ा लंबा हमने आपसे विश्लेषण करा लिया, काफी आपका समय लिया, लेकिन एक जरूरी था, क्योंकि एक ऐसा, ये आम टेस्ट मैच नहीं है, ये एक बहुत ही स्पेशल टेस्ट मैच है। जी, आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? जी जी, मैं सब बातों में एक जोड़ना चाहता हूं, वो ये कि जिस आक्रामकता, जिस जिस लय और जिस श्रेणी की क्रिकेट भारतीय टीम इस समय खेल रही है, उसमें एक मेरे को जो आज का मैच खत्म होने पर जो एक मुझे
बिंदु सबके सामने लानी है वो ये कि टेस्ट मैच जब आज का दिन का खेल खत्म हुआ तो मैच रेफरी डेविड बून ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को बुलाया और ये आप को मतलब सबको ही होता है कि ये मैच के बाद ये एक साधारण बात है कि मैच का जो भी मैच के बीच में गुजरा है उसके लिए कप्तान को या मैनेजर को बुलाया जाता है रेफरी के द्वारा और बात की जाती है। तो वही था, मिलने तो रोहित बहुत हंसते हुए आए और डेविड बून से मिले, लेकिन जो उनकी बातचीत के बीच में जो बात मैं निकाल के सबके सामने लाना चाहता हूं वो ये कि उस बातचीत के अंत तक रोहित शर्मा और बहुत डेविड बून भी बहुत एक सीरियस उसमें आ गए थे। वो ये होगा कि जो बारिश हुई और उसके बाद बारिश से ठीक पहले जब अंपायरों ने मैच रोका और बाहर जाने के लिए सबको कहा तो जो अंपायरों से बहस अपने भारतीय टीम के खिलाड़ी कर रहे थे उसके बारे में ही डेविड बून रोहित शर्मा से बात कर रहे होंगे। तो मेरा ये इसमें कहना ये है कि बजाय अपन परिस्थिति और स्थिति और बारिश और जो भी नैसर्गिक चीजें आने वाली हैं कल उन पर ध्यान देने से अच्छा अपन जो कल होने वाला है उस पर अपनी तैयारी करें और फिर जो होगा, जो बारिश आएगी या जो भी स्थिति होगी, अंधेरा छाएगा, उसका सामना उसी हिम्मत और उसी लय और आक्रामकता से करेंगे। ये बात कहते हुए मैं अपनी बात कहता हूं। जी जी भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पूरे मैच की जिस तरह से समीक्षा की है वो अपने आप में देखने वालों को बड़ा पसंद आया होगा। मेरे लिए तो बिल्कुल, जिस तरह आपने सरफराज की बेसिक चीजें बताई, विराट कोहली और ऋषभ पंत के बारे में बात की और मैच की ओवरऑल सिचुएशन के बारे में बात की, आपने 30% संभावना बताई है भारत की जीतने की और हम तो दुआ करेंगे वो 30% ही हावी पड़े 70% पर। और भारतीय टीम क्योंकि जानती है मैच जीतना, जब 46 रन पर कोई टीम आउट हो जाती है तो बहुत उम्मीद उससे नहीं लगाई जाती, लेकिन भारत ने फाइट बैक किया। हालांकि कुछ रन और जुड़ जाते, 150 के पार अगर ये लीड होती तो शायद जीतने की उम्मीद ज्यादा बनती। भाई साहब आपने टाइम दिया, संदीप भाई साहब बहुत बहुत आपका आभार, शुक्रिया। सभी नहीं नहीं, देखने बहुत वालों का बढ़िया। भी आभार। और भारतीय टीम जीतेगी तो हम आपसे दोबारा बात करेंगे और समझेंगे कि बिल्कुल कैसे वो जीत हुई, क्योंकि अगर ये जीत होती है तो जैसे 2001 की वो कोलकाता की जीत याद की जाती है, वैसे ही शायद इसको भी याद किया जाए और आने वाली पीढ़ियां भी इसको याद करें या इसके बारे में सुने। तो बहुत बहुत आभार भाई साहब, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।